मंसूर जाफ़र साहब, पाकिस्तान के हवाले से हम देखें तो ईरान से हमें सस्ता तेल मिल सकता है, इसके अलावा रूस से हमें तेल मिल सकता है सस्ता, लेकिन हम वो तेल हासिल नहीं कर पा रहे। आपको लगता है कि ईरान के साथ हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, पाबंदियों के बावजूद हम ईरान से तेल ले सकते हैं? क्योंकि चाइना बहुत बड़ी मिकदार में तेल ईरान से ख़रीदता है और गालिबन भारत भी वहाँ से लेता है और रूस भी तेल बेचने के लिए तैयार है। तो आपको लगता है सिफारती एफर्ट्स की जानी चाहिए इस मामले के लिए और इस मसले को हल किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन अभी जो रिसेंट इसराइल और जंग हुई है उसके बाद तो मैं समझता हूँ ईरान के साथ जो हकीकी मानों में ताउन, खासतौर पे उसके साथ इनडायरेक्ट बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन रिलेशन जो है वो डेवलप करने में मदद करेगा। यकीनन हमारी तवानाई की ज़रूरियात तो अपनी जगह मौजूद हैं और आपको याद होगा कि ईरान के साथ तो हमारा एक गैस पाइपलाइन का भी माहदा है। ईरान ने उन्हीं पाबंदियों के नतीजे में अपनी तरफ से जो गैस पाइपलाइन है वो हमारी सरहद तक पहुँचा दी है, लेकिन इस वक्त हमारी हुकूमत जो है वो आलमी पाबंदियों यानी अमेरिका के दर से जो है अपने हिस्से का जो काम है वो मुकम्मल करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आने वाला है, अगर ईरान उसको चाहे तो ईरान इसके खिलाफ बैनुल-अक़वामी कोर्ट में जा सकता है, माहिदे की खिलाफ वर्जी, और पाकिस्तान को भारी जुर्माना आयद किया जा सकता है। लेकिन ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस नौयत के हैं तो ईरान ने अभी तक ये ऑप्शन जो है वो यूज़ नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि रिसेंट एग्जाम्पल हमारे पास खुद भारत की मौजूद है। अमेरिका की पाबंदियां ईरान पर मौजूद हैं, ईरान उनसे तेल भी खरीदता है, गैस भी खरीदता है, हत्ता के और दीगर ममालिक भी जो है तुर्की तक सारे जो उनको उन्होंने बाकायदा इन पूरी पाबंदियों के लिए इस्तिस्ना क्रिएट किया है। इंडिया ने तो इस हद तक कहा है कि हमारे पास जो इस वक्त मुख्तलिफ फैक्ट्रीज लगी हुई हैं उसमें जो हमारे पास यानी जो फर्नेस इस्तेमाल होते हैं, जो बर्नर इस्तेमाल होते हैं, वो तो सिर्फ गैस पर ही चल सकते हैं और अगर हम ईरान से गैस नहीं लेंगे तो हमारा वो सारा कारोबार ठप हो जाएगा। तो अमेरिका जैसे मुल्कों ने उन्हें इस्तिस्ना दिया है। ये बुनियादी तौर पे हुकूमतें जो हैं ये उनका अपना एक प्रेरोगेटिव भी होता है और उनका एक मैंडेट भी है कि वो किस अंदाज से इस्तेमाल करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो जरा पाबंदी का डर, जरा धमकी है, उसके बाद तो हमारे एक फोन कॉल पे तो बड़े बड़े सरबराह लेट जाते हैं। तो आवाम का तो किसी को कोई दुख और तकलीफ है ही आवाम नहीं का वाकई किसी को दुख नहीं है। जो साथ ही मौजूद रहेगा डॉक्टर शाहिद यूसुफ, माहिर मईशत भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कहिएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई भी हुकूमत हो, कोई भी इक़्तिदार में हो, ये पेट्रोल की कीमत जो है उसको पकड़ नहीं है। तो जिस तरह से इजाफा होता जा रहा है, आने वाले वक्तों में हम देख सकते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी, क्योंकि IMF का भी अब दबाव है। तो हुक्मरान तो खुद मुख्तार रहे नहीं, तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा फिर इसको? सब में जी देखिए, सबसे बड़ा जो इशू है कि हमने पेट्रोल को एक रेवेन्यू का सोर्स बना दिया। हम जैसे आपने खुद बताया कि जी 100 रुपए का डिफरेंशियल है जो एक्स रिफाइनरी प्राइस है वर्सेस जो टैक्स ऊपर लगता है सारी चीजों का, और जो दूसरे एक्सपेंस होते हैं। मगर उसमें से सबसे बड़ा जो है पेट्रोलियम लेवी है। 75 रुपए की तकरीबन पेट्रोलियम लेवी है, जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन 1.2 ट्रिलियन रुपीस, 1200 अरब रुपए हम इससे इकट्ठा करने जा रहे हैं। अब इस 1200, इस जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी होती है, इसका मकसद ये होता है कि जी आप इसको फिर पेट्रोलियम की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करें, या आप इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे NHA के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इस्तेमाल करें। जब हम इसको देखते हैं तो इसमें से 100 अरब रुपए तो नजर आता है कि जी आप इस्तेमाल कर रहे हैं NHA के प्रोजेक्ट्स के लिए, मगर बाकी जो 1100 अरब है वो कहाँ जाता है? वो आपने रेवेन्यू का सोर्स बनाया हुआ। अब ये इस तरीके से अगर हमने इसको कंटिन्यू करना है तो फिर तो हम कभी भी इस प्रॉब्लम से निकल सकेंगे। हमें हमेशा यही रेवेन्यू सोर्स बनाकर हम आम आदमी को हम टैक्स करते जाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आम आदमी को टैक्स करते रहेंगे और बिलाखिर हम देख रहे हैं 100 रुपये का जो टैक्स गवर्नमेंट ले रही है 1 लीटर पर, ये आम आदमी दे रहा है। लेकिन मंसूर जाफ़र साहब, हम देखते हैं कि हम बड़ा खुश हो जाते हैं जब सऊदी अरब से हम डेफर्ड पेमेंट्स पे ऑयल ख़रीदते हैं या वो कर्जा हमारा रोल ओवर हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो कतर के साथ भी एक डील है जो कि गैस के हवाले से है। कतर के साथ भी पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन मसला ये है कि वो पुरानी डील है और अभी तक चल रही है और पता लग रहा है कि वो कुछ महंगी डील हमने ले ली हुई है। आपको लगता है कि इन दो ममालिक या दीगर ममालिक के साथ हम कुछ डील्स को रीनिगोशिएट कर सकते हैं और सिफारती तौर पर हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि हमें मुआशी तौर पर इसका फायदा हो सकता है? देखिए जी, हमारे जो इस वक्त पाकिस्तान का लगता है ये मकूला है कि वो कर्ज की पीते हैं मैं, और ये कहते हैं कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो इन हुकूमतों के साथ यकीनन सऊदी अरब और कतर के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के,
लेकिन देखिए इस दुनिया में कोई फ्री लंच नहीं होता। जब आपको कोई मुल्क इस नौयत की रिलैक्सेशन देता है, डफल पेमेंट पे देता है चीज़ें या सस्ता देता है, तो यकीनन उनके अपने कुछ पॉलिटिकल मकासद भी होते हैं। और पाकिस्तान की हुकूमतें जो हैं वो माजी में भी इस नौयत के बहुत सारे डील्स जो हैं वो की जाती रही हैं कि जिसमें इस नौयत के जो इकोनॉमिक रिलीफ या वक्ती तौर पे जो उन्हें आप कह लीजिए छूट मिलती रही है, लेकिन उसके नतीजे में पाकिस्तान को अपनी जो सॉवरेनिटी और पाकिस्तान की खासतौर पे जो खारजा पॉलिसी है उसके बहुत सी हिस्सों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है और पड़ता रहा है। तो हमें इस बात का खदशा हमेशा रहता है और रहना चाहिए बिलखुसूस हुकूमती हलकों के अंदर कि ये जो ये ख्याल किया जाता है कि ये जो दीगर ममालिक हैं, सऊदी अरब हो चाहे कतर हो कोई और हो, कि वो आपको अगर कोई रियायत देते हैं तो वो एक तरफा नहीं होगी, उसके बदले में आपसे भी बहुत सारी रियायतें तलब की जाएंगी। और पाकिस्तान आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जिस एक इम्पोर्टेंट जंक्चर पे है और बिलखुसूस इस वक्त जो नई जियो पोलिटिकल अलाइनमेंट हमें देखने को मिल रही है उसमें यकीनन पाकिस्तान पे इस नौयत की जो फेवर्स हैं जो ली जा रही है पाकिस्तान की तरफ से उसका किसी न किसी वक्त जो है वो दबाव आ सकता है। बिल्कुल जी, और पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि इन चीज़ों को कैश भी करे, अपनी इंपॉर्टेंस को दुनिया के सामने भी रखे और कुछ मुआशी और सिफारती फ़ायदा भी। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर जाफ़र साहब, डॉक्टर शाहिद यूसुफ साहब, आपने हमें वक्त दिया।